नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से एम्पायर वर्सेस नेशन, संप्रभु देश बनाम साम्राज्य की लड़ाई। रेफरेंस क्या है आगे जानेंगे। लिखा है अनास्ताशिया पिलियावस्की साहिबा ने, जो किंग्स कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी यानी नृशास्त्र पढ़ाती हैं। थोड़ा सा और इनके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये यूक्रेन के ही उस इलाके से ताल्लुक रखती हैं जिस इलाके पर आज के समय में लगभग रूस का कब्जा है। तो इस पर्सपेक्टिव को जानना क्यों जरूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये पर्सपेक्टिव यूक्रेन से आ रहा है। तो इसमें वो बायसेस भी शामिल हैं जो यूक्रेन के हैं, लेकिन साथ ही इसमें वो फीलिंग्स भी शामिल हैं जो यूक्रेन के लोगों की फीलिंग्स होने का जिनको दावा किया जा सकता है। इस संपादकीय को पढ़ते हुए जब मैं खुद पढ़ रहा था, ये सारी बातें जांच रहा था, तो मुझे रश्मि रथी, जो रामधारी सिंह दिनकर साहब की बहुचर्चित कविता है, लंबी कविता की किताब है, उसमें कई कई छोटी छोटी कविताएं हैं, उस कविता का एक हिस्सा याद आया जिसमें कर्ण के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर साहब कहला रहे हैं कि नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझे नहीं कोई किनारा है, ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। ये पंक्तियां मुझे इसलिए याद आई, जब हम संपादकीय देखेंगे तो हम जानेंगे कि जो यूक्रेन के लोग हैं, वहां का जो नेतृत्व है, वो लगभग आज इसी मनोदशा में है। क्या उसकी मनोदशा वाजिब है, गैर वाजिब है, इस पर अलग अलग मत हैं। एक मत हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने पहले भी इस कार्यक्रम में कहा है कि हम जब संपादकीय पढ़ते हैं तो हम कुछ मतों को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक डाकिये का काम करता हूँ, अलग अलग चिट्ठियां जो अलग अलग विचारों से आती हैं वो आप तक पहुंचाता हूँ। आज एक ऐसी चिट्ठी यूक्रेन से आई है, तो ब्रॉड एनालिसिस में ही हम इस संपादकीय को डिस्कस कर लेंगे। हम उन विचारों को जानेंगे जो यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं। हमने इससे पहले रशियन विचारों को भी जाना है, या रशिया के नेतृत्व की तरफ से जो विचार आ रहे हैं उनको भी जाना है, उनकी चिंताओं को जाना है। आज यहाँ की चिंताओं को समझेंगे और अपना एक आउटलुक इस पर बना सकेंगे। तो क्या कहती हैं अनास्ताशिया पिलियावस्की साहब शुरुआत करती हैं एक डायलॉग से जो जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए 22 दिसंबर को एक वक्तव्य जारी किया था। 22 दिसंबर वो दिन है जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, विंटर सोल्स्टिस जिसको हम कहते हैं। क्या था कि वी होल्ड नो फियर, हमें कोई डर नहीं है और हम चाहते हैं कि दुनिया में भी किसी को डर न लगे। यूक्रेन अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा और कभी भी समर्पण या सरेंडर नहीं करेगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने न सिर्फ लोगों को संबोधित किया, अपने सैनिकों को संबोधित किया, अमेरिका के और दुनिया के सिटीजन्स को भी संबोधित किया। एक साल पहले आज ही के दिन दुनिया भर के लोगों की तरह ही यूक्रेन के लोग भी क्रिसमस का त्योहार मना रहे थे, लेकिन इस क्रिसमस पर अनास्ताशिया पिलियावस्की साहब कहती हैं कि वो गहरे गहरे गड्ढों में जमा देने वाली ठंड का सामना करते हुए अपने घरों से दूर, अपने लोगों से दूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो एक ऐसे रक्त पिपासु देश का हलफ उठाए हुए हैं जो और जमीन को जीतना चाहता है। वो लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन पर एक युद्ध थोपा गया है और वो इस युद्ध का सामना कर रहे हैं। संपादकीय आगे कहता है कि हर उस सैनिक से जिससे अनास्ताशिया पिलियावस्की साहिबा मिली, उसके मन में एकदम क्लैरिटी थी, पर्पस एकदम क्लियर था कि हम उस हर चीज के साथ लड़ेंगे जो हमारे पास है। विताली साहब वहां के एक सार्जेंट हैं, उन्होंने आगे कहा कि मानव सभ्यता हमारे साथ है, हमारे पास खोने के लिए इस समय सब कुछ है, हम इसलिए लड़ेंगे। वो थके हुए थे, उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन वो जो कह रहे थे, संपादकीय कहता है, वो जो कह रहे थे उसमें हर यूक्रेन वासी की आवाज की अनुगूंज शामिल थी। वो युद्ध जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा है, वो केवल यूक्रेन के लोगों के लिए या यूक्रेन की जमीन बचाने का युद्ध नहीं है। वो युद्ध है हमारे साझे भविष्यों का युद्ध। वो युद्ध है मानवता की नियति, मानवता के भविष्य का युद्ध। कैसे है?
जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम जानते हैं 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका दुनिया ने झेली। वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा क्यों गया था, उसके इतिहास के कारणों में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्क, चाहे वो किसी भी ओर से लड़ रहे थे, अपने अपने एम्पायर्स की रक्षा के लिए, साम्राज्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वो युद्ध साम्राज्यवाद की पराकाष्ठा था, चाहे एक ओर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हों, ब्रिटेन जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, दूसरी ओर जर्मनी, जापान जैसे मुल्क हों जो और बड़े साम्राज्य बनाना चाह रहे थे। उन सबका मोटिव एक था। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को शेप किया, उस दुनिया को बनाया जिसमें आज हम रहते हैं। हम जानते हैं उसके बाद से तमाम उपनिवेश मुक्त हुए। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम ऐसे देश धीरे धीरे मानचित्र पर उभरे आने वाले सालों में उपनिवेशवाद से मुक्त हुए। उस विश्व की रचना द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने की थी। वैसे ही ये युद्ध हमारे आने वाली नियति कैसी होगी इसकी नींव डालेगा। और खास तौर पे ऐसे समय में जब ऐसे हथियार आ गए हैं जो क्वार्टर ऑफ एन आवर, 15 मिनट में आधी मानव जाति को समाप्त कर सकते हैं, ऐसे समय में इस युद्ध की प्रासंगिकता नियति के साथ हमारे अस्तित्व से भी जुड़ जाती है। हमारा अस्तित्व रहेगा भी कि नहीं, वो ऐसे युद्ध की जो कंक्लूजन आएगा वही इसकी नियति को स्पष्ट करेगा। संपादकीय आगे बढ़ता है, वही बात कहता है जो हमने अभी कही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एपोजी था, पीक था, चरम था यूरोपियन इंपीरियलिज्म का, यूरोपीय उपनिवेशवाद का। जबकि एम्पायर्स इतने बड़े हो चुके थे, साम्राज्य इतने बड़े हो चुके थे कि उन्होंने खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, समाप्त कर लिया। हिटलर एक प्रकार से, भले ही वो दोनों लोग अलग अलग साइड लड़ रहे थे, चर्चिल दूसरी साइड, हिटलर दूसरी साइड, लेकिन संपादकीय कहता है कि सारे उपनिवेशवादियों की तरह हिटलर का भी यही सपना था या यही मानना था कि स्ट्रांग जो है वो कमजोर को तो दबाएगा ही, मजबूत कमजोर को दबाएगा। और जैसे कि बड़े बड़े फ्रांस और ब्रिटेन के एम्पायर हैं, वैसे ही हिटलर चाहता था कि जिन देशों के पास बड़ी आर्मी है, ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी जगह को लेजिटिमेटली जीत सकते हैं, वहां के लोगों को मार सकते हैं, उन्हें अपना दास बना सकते हैं। उन्हीं की तरह उसका मानना था कि वो एक सुपीरियर रेस का हिस्सा है और उस सुपीरियर रेस को बाकी की दुनिया पर राज करने का हक प्राप्त है। संपादकीय आगे कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने इस सोच का, इस विचार का सबसे घृणात्मक पक्ष देखा, उसकी घृणात्मक पराकाष्ठा देखी। जब यूरोप में ये विचार अंत हुआ, तब तक ये 2 करोड़ यूरोपीय जिंदगियों को लील चुका था और बाकी की दुनिया में 4 करोड़ से अधिक लोग मारे जा चुके थे इसकी विभीषिका में। इस भयानक विभीषिका के बाद दुनिया में एक नया न सिर्फ मैप उभरा बल्कि ग्लोबल ऑर्डर उभरा। ग्लोबल ऑर्डर से आप समझिए एक नई वैश्विक व्यवस्था उभरी जिसमें कि हर राज्य को, चाहे वो अतीत में भूतपूर्व कॉलोनी रहा हो या कॉलोनाइजर रहा हो जिसने दूसरे लोगों को गुलाम बनाया हो, हर राज्य को यह हक था, संप्रभुता का हक था कि वो अपने शासन को अपने अनुसार चलाए, अपने बॉर्डर्स के अंदर चलाए। यानी कि अगर आज तक का इतिहास साम्राज्यों का इतिहास रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध ने उसको एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्रिंसिपल होने के प्रश्न का जवाब नकार के साथ दिया कि नहीं, आज से ये नहीं चलेगा। ग्लोबल ऑर्डर में संप्रभु राष्ट्र लेजिटिमेट या वैध माने जाएंगे, बाकी सारी परंपराएं अवैध मानी जाएंगी। लेकिन संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है लेकिन साम्राज्यवाद का आइडिया इतनी आसानी से कहां दम तोड़ेगा, जिसने दशकों और सदियों तक लोगों का रक्त लीला है, वो विचार अपनी ताकत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने सोवियत या आज के समय के रूस के एम्पायर और अमेरिकी एम्पायर्स को पुराने यूरोपीय एम्पायर की जगह लेते हुए देखा है, जिसमें कि सीधे तरीके से, कभी टेढ़े तरीके से, प्रॉक्सी या डायरेक्टली तरीके से नए नए युद्ध छेड़े जाते हैं। और कैसे हम कह रहे हैं कि ये पुराने समय के साम्राज्यवाद की कंटिन्यूटी है? क्योंकि तर्क आज भी वही रहता है कि माइट इज राइट। हमारे पास दुनिया की सबसे शानदार आर्मी है, हमारे पास ज्यादा सैनिक हैं, ज्यादा बेहतर
साजो सामान है, तो कमजोर देश, खासतौर पे अगर वो हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्हें हमारी सुननी चाहिए, हमारी बातें माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तो हम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। संपादकीय कहता है कि एक प्रकार से वही मामला कि साम्राज्य वापस आएगा, वो जीवित होता दिख रहा है। खास तौर पे अब पुतिन की बात आती है कि खास तौर पे पुतिन हमेशा इस आर्ग्यूमेंट को लाते रहे हैं, चाहे चेचेनिया की बात हो, चाहे जॉर्जिया की बात हो, मोल्डोवा की बात हो या यूक्रेन की बात हो। चेचेनिया, जॉर्जिया उन्हीं के हिस्से रहे हैं भूतपूर्व या वर्तमान में। यूक्रेन, मोल्डोवा पे हमले हमने पिछले कुछ दशकों में देखे हैं। यूक्रेन का हमला तो हम अभी देख ही रहे हैं। जब भी ऐसे हमले होते हैं तो रूस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करता है, कहता है कि देखिए हम एक देश हैं, हमारे आसपास के ये 8, 10, 15 देश हमारे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा है, यानी हमारे अंतर्गत तो नहीं आते, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस यहां पर बहुत ज्यादा है, हमारे इंटरेस्ट यहां पर बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि वो देश एक तरीके से संप्रभु होते हुए भी, आजाद स्वतंत्र होते हुए भी रूस की बात सुने। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि इसमें तर्क है कि देखिए रूस बड़ा है, स्ट्रांग है, यूक्रेन छोटा है, कमजोर है। और फिर लोग तर्क देते हैं कि जब मजबूत और कमजोर आमना सामना करें तो दुनिया में तो प्रैक्टिकली यही तर्क चलता है। संपादकीय आगे कहता है कि देखिए चाहे लेफ्ट के लोग हों, चाहे राइट के लोग हों, उसके जो एक्सट्रीम पर बैठे लोग हैं वो इस तर्क को मान लेते हैं। वो कहते हैं कि देखिए रूस को आप परेशान करेंगे तो रूस चुप थोड़ी बैठेगा, रूस हमला करेगा। ये तर्क मान लिया जाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के नियोनाजी हों, चाहे बंगाल में बैठे कम्युनिस्ट हों। संपादकीय ऐसा कहता है कि वो इस तर्क को आसानी से पचा जाते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ग्लोबल साउथ माना जाता है कि दुनिया के यूरोपीय, अमेरिकी देशों को ग्लोबल नॉर्थ माना जाता है, और जिनको पहले थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, अब बेहतर भाषा में ग्लोबल साउथ कहा जाता है, यानी कि जो अभी डेवलपमेंट की उसमें थोड़े पीछे हैं दौड़ में। तो ग्लोबल साउथ के वो लोग हैं जिन्होंने उपनिवेशवाद का दंश सबसे ज्यादा भोगा है। कितनी निराली बात है, कितनी अनोखी बात है कि वो लोग भी इस लॉजिक को स्वीकार कर लेते हैं जिन्होंने खुद कुछ पीढ़ी पहले ही इस दंश को भोगा है। लेकिन संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है लेकिन यूक्रेन ने इस हर समझ का सामना किया है, हर उस रशियन टैंक को जिसको उन्होंने अपने निहत्थे हाथों से रोका। यहाँ पर थोड़ा हाइपरबोले है, अतिशयोक्ति है, थोड़े अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन ऐसी भाषा में बात की जाती है, अलंकृत लगती है कि हर उस टैंक को जो उन्होंने अपने निहत्थे हाथों से रोका, हर उस शहर को जो उन्होंने आजाद कराया रूसियों से, हर उस सर्जरी को जो उन्होंने बिना लाइट के अपने अस्पतालों में की क्योंकि रूस ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया, ऐसे तमाम दुश्वारियों के बीच उन्होंने बताया है कि वो तो कम से कम अपने रहते दुनिया को ऐसे नहीं चलने देंगे। अपने से 18 गुना बड़े विरोधी को उन्होंने रोक के रखा है और ये दिखाया है कि क्रूड फोर्स को, नंगी सेनाओं को, नंगी ताकत को इस प्रकार से रोका जा सकता है। और संपादकीय कहता है कि ये रोकना जरूरी है हमारे भविष्य के लिए, साझे भविष्य के लिए। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की जब अपने यूक्रेन के लिए मदद मांगने की स्पीच में कहते हैं कि इस मदद को चैरिटी की तरह मत देखिए, इस मदद को देखिए कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी में, वैश्विक सुरक्षा में आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये युद्ध तय करेगा कि हमारे बच्चों का और उनके आने वाले बच्चों का और उनके बच्चों का और उनके आने वाले बच्चों की दुनिया कैसी होगी। दिस इज नॉट ए हाइपरबोले, ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये युद्ध केवल निरंकुशवादता और लोकतंत्र के बीच लड़ाई नहीं है, जिसमें लोकतंत्र अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। ये युद्ध पुराने साम्राज्यवादी नजरिए का और नए संप्रभु राष्ट्रों के विचारों के बीच भी एक युद्ध है, और इसका आउटकम ये तय करेगा कि दुनिया एक नए एज में एंटर कर जाएगी कि जहां पर साम्राज्यवादी युद्ध फिर से देखने को मिलने वाले हैं, या फिर देशों की संप्रभुता का सम्मान होगा। क्योंकि अगर हम पिछले ऐसी त्रासदी को याद करें, पिछली ऐसी त्रासदी यानी द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को याद किया जा रहा है, तो उसको याद करें तो उसने दुनिया से 6 करोड़ जीवनों को
समाप्त कर दिया था। पिछली त्रासदी ने अगर इतनी बड़ी कीमत हमसे वसूली थी, तो ये त्रासदी अगर फिर से आई तो हो सकता है भविष्य में पूरी मानव जाति को ही वो लील जाए। तो संपादकीय अंत की ओर बढ़ते हुए कहता है कि जो यूक्रेन की पीस डील है, उसमें जेलेंस्की ने अपनी ऑडियंस से कहा कि देखिए, रूस जब तक हमारी भूमि से पूरी तरह वापस नहीं जाता, हम बात नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने कहा यह बहुत अनरीजनेबल है, शांति की वार्ता ऐसे नहीं होती। उस बात में भी कुछ तर्क होंगे। अनस्तैशिया साहिबा क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि देखिए, ये बात ना तो अनरीजनेबल है, ना ही अनरियलिस्टिक है, क्योंकि यही एक इकलौता तरीका है जिस तरीके से विश्व में स्थायी शांति लाई जा सकती है। कोई भी दूसरा तरीका इंटरनेशनल ऑर्डर, जो वैश्विक व्यवस्था है, उसको हमेशा के लिए धराशायी कर जाएगा। और अगर हम इंटरनेशनल लॉ को अपनी गारंटी नहीं मान पाएंगे, जमानत नहीं बना पाएंगे संप्रभु राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए, तो फिर क्या ही बच जाएगा जिसको आधार बनाकर संप्रभु राष्ट्र अपनी संप्रभुता की रक्षा कर पाएंगे। अंत में संपादकीय इमैनुअल कांट, जो प्रबोधनवाद के या एनलाइटनमेंट के एक बड़े फिलोसफर थे, उनकी एक बात को दोहराता है। उन्होंने कहा था कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जाने देते हैं, तो हम शांति को जाने देते हैं। यही बात है जिसको जेलेंस्की इंसिस्ट कर रहे हैं और जिसको दुनिया को सीरियसली लेना चाहिए। और इसीलिए यूक्रेन के सैनिक उतना दमखम, उतना रिजॉल्व दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने चॉइस एकदम क्लियर है कि या तो संप्रभु राष्ट्रों की शांति मिलेगी, या आने वाला समय परमानेंट वॉर ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यवादी युद्धों की विभीषिका से रक्त रंजित होता रहेगा। तो ये था आज का संपादकीय। इसको अपने विवेक से विचारें, तमाम मतों को अपने सामने रखकर सोचें कि जो बात कही जा रही है, वो बात आपके मस्तिष्क में कहां पर जाकर अटकती है, छूती है। मिलते हैं एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।